Hello all, welcome to session 1 of biomolecules. In this session, we'll study what are biomolecules, what are carbohydrates and the classification of carbohydrates. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले what are biomolecules. जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स ये वर्ड को देखते हैं तो हमारे समझ में आता है कि इसके अंदर दो टर्म्स हैं. एक तो है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा वाला टर्म जो इसके अंदर है इट इज मॉलिक्यूल. तो हमें अगर सपोज डिफाइन करना है बायोमोलिक्यूल्स तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे. द मैक्रोमोलिक्यूल्स which themselves does not possess life but when they combine in a specific manner are responsible for growth, sustenance and maintenance of life are called as biomolecules. तो डेफिनेशन को अगर सपोज हम लोग देखते हैं तो हमको डेफिनेशन में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पे हमने कहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना. द मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी लार्जर मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी बड़ा रहेगा. तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी बड़ा रहेगा. दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी बड़ा है, कि जो जिनके पास में लाइफ नहीं है, जिनके खुद के पास में लाइफ नहीं है, लेकिन अगर सपोज हम इनको एक स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि भाई जो ग्रोथ है, सस्टेनेंस है और मेंटेनेंस है लाइफ का, ये जो है कैरी आउट करा सके. ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स. सारी की सारी जो लिविंग सिस्टम्स होती हैं, है ना, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं. तो यानी अगर सपोज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल देखना चाहते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स के क्या क्या एग्जांपल्स होंगे. देखिए वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, उसके अलावा जो एक्सचेंज और स्टोरेज ऑफ एनर्जी उसका काम करेंगे, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं. और इसलिए हम लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे के सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारे शरीर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं. इसके अलावा जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में होती हैं, है ना, दे ऑलवेज यूज टू टेक प्लेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसका पीएच लगभग 7 के करीब होगा, है ना, एंड दे टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होने के लिए. इसके अलावा ऐसा ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स मौजूद है उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ता है, हम उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. तो देखिए अभी हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था वो था बायोमोलिक्यूल्स, वो तो सॉल्व हो गया. हमने ये पढ़ लिया कि भाई जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बींग्स में मौजूद होते हैं, कि जिनको खुद को तो लाइफ नहीं होता, बट जब वो एक पर्टिकुलर मैनर में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेंस, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ लाइफ. और एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. हमको ये भी पता चल गया कि क्या कंडीशंस के ऊपर ये बायोकेमिकल रिएक्शन है वो होंगी. और हम ये भी जानते हैं कि ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस कि जिसके अंदर हम लोग जो भी बायोमोलिक्यूल्स है लिविंग बींग्स के अंदर, है ना, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ते हैं, हम उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. तो इन सारे सवालों का जब हम लोग को जवाब मिल गया तो अब हम लोग पहला वाला जो है बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे और वो है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट ये नाम जो है ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से डिराइव किया गया. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जनरल फॉर्मूला होना चाहिए CxH2O. ऐसा इसलिए क्योंकि हर दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट है उस टाइम में जो पता था दैट कैन बी पुट इनटू दिस फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं तो जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला है C6H12O6. तो इसको रीअरेंज अगर सपोज हम लोग करेंगे तो दिस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं C6H2O/6, यानी CxH2O वाले फॉर्म में यहाँ पे x का वैल्यू भी 6 हो गया और y का वैल्यू भी कितना हो गया, 6 हो गया. सिमिलरली अगर सपोज हम लोग फ्रुक्टोज के बारे में बात करते हैं C12H22O11, तो दिस कैन ऑल्सो बी पुट इनटू द फॉर्म C12H2O/11, है ना. देखिए
हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है, यानी H2O/11, यानी यहाँ पे X का वैल्यू जो है वो 12 हो गया और Y का वैल्यू जो है वो 11 हो गया। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग राफिनोज की बात करते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला है C18H32O16। इसका मतलब हम उसको जो CxH2O वाले फॉर्मेट है उसमें लिख सकते हैं C18H2O/16, यानी x का वैल्यू हो गया 18 और y का वैल्यू कितना हो गया 16। सो इनिशियली जो सारे के सारे जो उस टाइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स पता थे, दे वर बीइंग पुट इनटू द फॉर्मूला CxH2O/Y। देखिए अब CX है ना कार्बन, H2O/Y, सो दैट्स व्हाई इट वाज बीइंग टर्म्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे कैन बी पुट इनटू द फॉर्म या जनरल फॉर्मूला CxH2O/Y। फॉर एग्जांपल रामनोस, जो रामनोस है उसका जनरल फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है C6H12O5। Now this cannot be put into the formula, ये वाले फॉर्मेट में CxH2O/Y में हम लोग नहीं पुट कर सकते, एंड दैट इज द रीजन वाई दो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, पर दिस कैनॉट बी पुट इनटू द फॉर्म हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाला जनरल फॉर्मूला में नहीं पुट कर सकते। सिमिलरली ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स थे कि विच वेर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, बट दे कैन बी पुट इनटू दिस फॉर्मेट CxH2O/Y। फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड, हमें पता है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होना चाहिए CH3COOH, and this can be put into the form, आप देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं C2H2O/2, यानी it can be put into the form CxH2O/Y, but this is not a carbohydrate, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो डेफिनेशन था, क्या डेफिनेशन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये जो डेफिनेशन था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये सूटेबल डेफिनेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ कंपाउंड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी इस जनरल फॉर्मेट में नहीं रखे जा पा रहे थे CxH2O/Y, और कुछ कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होने के बावजूद भी इस फॉर्मेट में जो है वो पुट किए जा पा रहे थे, और इसीलिए जो है ये जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट हैज बीन चेंज्ड। और अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं एज carbohydrates are the optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or compounds which on hydrolysis gives optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी दे मस्ट रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, माने डेक्सो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी वाला फिनोमेना दिखाना चाहिए। सो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, यानी प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो रोटेट करते हैं। इसके अलावा दे मस्ट बी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। जब हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और वो अल्डिहाइडिक ग्रुप भी होना चाहिए, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर होने चाहिए वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर ऐसे कंपाउंड्स के जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे वो हमको ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो दें, तो हम उन कंपाउंड्स को कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसेंशियली जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और उनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, उसके अलावा उनके अंदर या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप या तो कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स और कार्ब। अब ये जो सैकराइड वर्ड आया हुआ है, ये जो सैकराइड वर्ड है दैट इज फ्रॉम ग्रीक, एंड इन ग्रीक इट इज कॉल्ड एज सैकरॉन, जिसका मतलब होता है शुगर, स्वीट इन टेस्ट। बट इसेंशियली सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर नॉट स्वीट। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है
और वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है, या वो कंपाउंड है कि जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मिलेंगे। अब हम जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें से हम लोग पहला वाला देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी। बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं एज शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। जो शुगर्स होते हैं दे आर soluble in water, sweet in taste, and crystalline in nature। है ना, मतलब अगर सपोज हम लोग शुगर्स की बात करते हैं तो वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लीजिएगा सुक्रोज का। सुक्रोज मीठा होता है ना, वो बड़ी आसानी से जो है वाटर में घुल जाता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। सिमिलरली ग्लूकोज, इट्स स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड सोल्यूबल इन वाटर। However, यही अगर सपोज हम नॉन शुगर्स की बात करते हैं तो नॉन शुगर्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, tasteless, and amorphous in nature। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज। तो स्टार्च है, सेल्यूलोज है ना, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल नहीं होते, वो टेस्टलेस होते हैं और दे आर अमॉर्फस इन नेचर। सो दैट इज अ बेसिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। Second classification of carbohydrates is based on hydrolysis, and on the basis of hydrolysis हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं एज मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। इसमें से जो मोनोसैक्राइड्स है दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। अगर हम ओलिगोसैक्राइड्स की बात करते हैं तो ओलिगोसैक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है विच गिव्स 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस करने पे ओलिगोसैक्राइड्स पे 2 से 10 तक जो है मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं मोनोसैक्राइड्स के। Whereas पॉलीसैक्राइड्स की अगर बात करें तो उसके नाम में ही पॉली लगा हुआ है, तो इट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, तो देन दे विल बी टर्म्ड एज पॉलीसैक्राइड्स। अब हम मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स को और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम मोनोसैक्राइड्स की बात करें तो मोनोसैक्राइड्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज अल्डोजेस और कीटोसेस, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। वो मोनोसैक्राइड्स के जिसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, यानी जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, यानी CHO है, दे आर सेड टू बी अल्डोसेस। वेराज कि जो मोनोसैक्राइड जिसके अंदर कीटोनिक जो है फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो हम उसको कहते हैं कीटोसिस। ये जो अल्डोसेस और कीटोसेस है उनको भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर कितने कार्बन आटम है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन आटम, जो अल्डोसेस है दे आर क्लासिफाइड एज अल्डोट्रायोस, अल्डोटेट्रोस, अल्डोपेंटोस, अल्डोहेक्सोस, अल्डोहेप्टोस, यानी अगर सपोज 3 कार्बन आटम है तो दैट हैज टू बी एन अल्डोट्रायोस। सिमिलरली जो कीटोसेस है दे कैन आल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर कितने कार्बन आटम मौजूद है। जैसे 3 कार्बन आटम है तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोट्रायोस। सिमिलरली कीटोटेट्रोस में 4 कार्बन आटम्स होंगे, कीटोपेंटोस में 5 कार्बन आटम होंगे एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अल्डोट्रायोस का एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड,
अल्डोटेट्रोज का एग्जाम्पल है अरिथ्रोज, अल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल है अरेबिनोज, अल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज और अल्डोहेप्टोज का एग्जाम्पल है सेडोफोटोलोज। सिमिलरली हम कीटोसिस के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कीटोट्रायोज का एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोटेट्रोज का एग्जाम्पल है अरिथ्रुलोज, कीटोपेंटोज का एग्जाम्पल है रेबुलोज, कीटोहेक्सोज का एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज और कीटोहेप्टोज का एग्जाम्पल है सेडोहेप्टुलोज। अब हम ओलिगोसैकेराइड्स का डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब जैसा कि हमें पता है ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स या 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मोनोसैकेराइड्स के यूनिट प्रिपेयर हुए हैं या प्रोड्यूस हुए हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन। इसमें से डाइसैकेराइड इज एन ओलिगोसैकेराइड which gives 2 units of monosaccharides on hydrolysis. For example, sucrose, maltose, lactose. अब अगर सपोज हम लोग डाइसैकेराइड्स की बात करें तो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं दे हैव द जनरल फॉर्मूला C12H22O11। तो जनरल फॉर्मूला है C12H22O11, ये डाइसैकेराइड्स है। अगर सपोज हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, 1 मोल लगेगा वाटर का, so it will give 2 fragments C6H12O6 plus C6H12O6। ना अगर सपोज हम लोग बात करें ये डाइसैकेराइड्स है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है या 2 यूनिट्स दे रहा है मोनोसैकेराइड्स के ऑन हाइड्रोलिसिस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस ओलिगोसैकेराइड इज कॉल्ड एज अ डाइसैकेराइड। हम एग्जांपल लेके देते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक ग्लूकोज का यूनिट और एक फ्रुक्टोज यूनिट मिलता है, सब मोनोसैकेराइड्स। यही अगर सपोज हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, और दोनों के दोनों जो है वो ग्लूकोज है। इसी तरीके से अगर लैक्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर 2 यूनिट मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जिसमें से एक है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। तो डाइसैकेराइड्स की अगर बात करी जाए तो डाइसैकेराइड्स जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज विल बी हैविंग द सेम फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला जो है वो सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनसे जो यूनिट्स मिल रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के दे आर डिफरेंट। ओके, नाउ ये भी ध्यान रखिएगा कि एक डाइसैकेराइड का यूनिट को हाइड्रोलिसिस करने के लिए विल रिक्वायर 1 मोल ऑफ वाटर। अब चलिए अब हम लोग ट्राइसैकेराइड्स के बारे में जानते हैं। ट्राइसैकेराइड एक ऐसा ओलिगोसैकेराइड है विच गिव्स 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी ट्राइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पे 3 यूनिट्स बनने चाहिए मोनोसैकेराइड्स के। उसका जनरल फॉर्मूला होना चाहिए C18H32O16, फॉर एग्जाम्पल राफिनोज। अगर हम राफिनोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को 3 यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रुक्टोज और तीसरा होता है गैलेक्टोज। अब अगर सपोज हम लोग टेट्रासैकेराइड की बात करते हैं तो टेट्रासैकेराइड वो ओलिगोसैकेराइड है कि विच गिव्स 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी टेट्रासैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को 4 यूनिट्स मिलने चाहिए मोनोसैकेराइड्स के। टेट्रासैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है C24H42O21, फॉर एग्जाम्पल स्टाचियोज। अब अगर हम लोग स्टाचियोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, यानी 4 यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जिसमें से एक होगा ग्लूकोज, एक होगा फ्रुक्टोज और 2 होते हैं गैलेक्टोज, यानी टोटल मिलके 4 यूनिट्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के।
इस तरीके से ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन अप टू डेकासैकेराइड्स होगा, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स जो है दैट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 molecules ऑफ मोनोसैकेराइड्स और 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना. उनका हाइड्रोलिसिस करने पे वो बहुत सारे जो है यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के. उनका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 n नंबर ऑफ टाइम्स. यानी अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो n नंबर ऑफ यूनिट्स देने वाले हैं. एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा. तो हम अगर सपोज इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको n नंबर ऑफ यूनिट्स मिलने चाहिए. लेट्स सी. देखिए अगर सपोज हम लोग ये जो हमारा पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हम लोगों को n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले मोनोसैकेराइड्स के. लेट्स से हम लोगों को इसमें मोनोसैकेराइड ग्लूकोज मिला, फ्रुक्टोज मिला. अगर सेम टाइप के अगर सपोज हम लोगों को मॉलिक्यूल्स मिलते हैं या सेम टाइप्स के यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो फिर हम लोग इनको कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स. Whereas अगर डिफरेंट मिले तो वी कॉल देम एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. In fact, जो पॉलीसैकेराइड्स है ये पॉलीसैकेराइड्स आर insoluble in water and that's why these are also termed as non-sugars. हम इन्हीं को क्या कहते हैं, नॉन शुगर्स. सो ये जो है क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, और उसका भी हम लोगों ने डिटेल क्लासिफिकेशन देखा है. अब हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं विच इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. जब हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स या नॉन रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स के पास में फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है वो बड़ी आसानी से फेलिंग्स या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, और तब हम उनको रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. यानी हमारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कौन होने चाहिए, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स which contains free aldehydic or ketonic group and that can reduce Fehling solution or Tollens reagent. जिनके पास में फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है और वो बड़ी आसानी से फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, हम उनको कहते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स. सिमिलरली अगर हम नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए कि जिनके पास में फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता और इसीलिए वो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स. इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री होना चाहिए. जैसे कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स, चाहे वो अल्डोजेस हो चाहे कीटोजेस हो, वो डेफिनेटली जो है वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्योंकि उनके पास में फ्री अल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है. सिमिलरली सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स, चाहे वो स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो, वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास में फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है. अब अगर डाइसैकेराइड्स के बारे में बोलते हैं या डाइसैकेराइड्स को कंसिडर करते हैं तो सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारे के सारे डाइसैकेराइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अब जो सुक्रोज है वो इसलिए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि उसके अंदर फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक
ग्रुप जो है फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, क्योंकि उसका अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में यूज होता है। ये हम लोग आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसके पास में सुक्रोज के पास में जो फ्री अल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता और इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि बाकी के सारे जो हमारे डाइसेक्राइड्स है वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यहाँ हमारा जो है बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 3 तरीके के क्लासिफिकेशंस देखे हुए हैं, बाकी का सारा हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do subscribe to the channel and press the bell icon to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.